हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 19 यानी कि 19 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जियोग्राफी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 20 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप कमीशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तब ये क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। द एनर्जी ऑफ सन इज वेस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित है? तो किस प्रक्रिया में निहित होती है? तो ये होती है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन में। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नाभिकीय संलयन को ही कई बार जो है तो परमाणु संलयन भी कहा जाता है, ये भी आपको नोट रखना है। अब देखो नाभिकीय संलयन होता क्या है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, ये जो प्रोसेस है ये होती कैसे है। देखो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसके दौरान क्या होता है, सूर्य के मूल में जो हाई प्रेशर होता है और टेम्परेचर होता है, तो इनके कारण जो है तो नाभिक अपने इलेक्ट्रॉनों से अलग हो जाते हैं। हाइड्रोजन नाभिक एक हीलियम परमाणु बनाने के लिए उसके बाद जो है तो फ्यूज़ करता है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसी प्रक्रिया को न्यूक्लियर फ्यूज़न कहा जाता है। तो ये आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 24 है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड। तो सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कोरोना से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य का मुकुट किसको कहा जाता है? तो देखो सूर्य का मुकुट कोरोना को ही कहा जाता है। उसके बाद अच्छा कोरोना का टेम्परेचर कितना होता है? तो देखो कोरोना का टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये आपको बिल्कुल पॉइंट नोट रखना है। ओके। अच्छा कोरोना लगता कब है? कोरोना हमको दिखता कब है? तो देखो कोरोना जो है तो सूर्य ग्रहण के समय ही हमको दिखाई देता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है कि कोरोना जो है तो सूर्य ग्रहण के समय ही हमको दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। व्हेन डज द सन शाइन वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। तो विश्व वृत्त पर सूर्य प्रकाश ऊर्ध्वाधर कब होता है? तो देखो ऊर्ध्वाधर कब होता है? तो वर्ष में 2 बार। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर पूछा गया है इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा, इक्वेटर पर होता है 2 बार, और 2 बार कब कब होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक तो होता है 21 मार्च को और एक होता है 23 सितंबर को। ओके। कई बार आपसे पूछा जाता है कि कब जो है तो सूर्य कर्क रेखा पर होता है, तो कर्क रेखा पर 21 जून को होता है। और कई बार आपसे पूछा जाता है कि मकर रेखा पर कब होता है, तो मकर रेखा पर 22 दिसंबर को होता है। तो ये 2-3 पॉइंट्स भी आपको यहाँ से नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स एट इट्स प्लेस इज नोन एज। तो चट्टान की अपने स्थान पर टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वेदरिंग इसको कहा जाता है, यानी कि अपक्षयण इसको कहा जाता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको बस यही नोट रखना है क्योंकि एग्जैक्ट इसी तरह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बाकी देखो अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पर जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 27 है। द ट्रॉपिकल ग्रास लैंड आर कॉल्ड। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो देखो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को जो है तो कहा जाता है सवाना घास के मैदान। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन ए में पंपास घास के मैदान देख करके रखा हुआ है, तो पंपास घास के मैदान होते कहाँ पर हैं? तो ये होते हैं अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना कहाँ पर पड़ता है? साउथ अमेरिका में। ऑप्शन बी में है लानोस घास के मैदान, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं, जो कि साउथ अमेरिका में ही स्थित है। ऑप्शन डी में है वेल्ड घास के मैदान, ये कहाँ पर पड़ते हैं? तो ये साउथ अफ्रीका में पड़ते हैं। ये भी आपको पॉइंट्स यहाँ से नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ द लॉन्गेस्ट करंट नोन एज ब्लैक करंट ड्यू टू इट्स ब्लैक कलर। तो कौन सी सबसे लंबी धारा उसके काले रंग के कारण ब्लैक करंट कहलाती है? अब देखो ब्लैक करंट किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कुरोशियो धारा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये जो कुरोशियो धारा है ये किस महासागर की एक मजबूत धारा है? तो देखो यह प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन की एक मजबूत धारा है, ये भी आपको नोट रखना है। अच्छा इसको ब्लैक करंट कहा क्यों जाता है? देखो इसका नाम जो है तो जापानियों ने रखा था, जापानियों ने इसके काले और कोबाल्ट नीले पानी के लिए रखा था, इसलिए इसको ब्लैक करंट कहा जाता है। ये भी आपको पॉइंट यहाँ से नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 20 बात करें। बाकी देखो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, हेल्पफुल लग रही होगी, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा होगा, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैंने थोड़े दिन पहले आपको
टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था चैनल के बारे में, तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें, जितना हो सके शेयर करें। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका। तो कौन सा अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है? तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये तो हमने बात कर ली अफ्रीका का सबसे बड़ा देश। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि अफ्रीका का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो देखो अफ्रीका का सबसे छोटा देश है सेशल्स। कौन सा है? सेशल्स। ये भी आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट इज़ द प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया। तो कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य कहलाता है? तो भारत का संरक्षित राज्य सिक्किम को कहा जाता है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सिक्किम को भारत का संरक्षित राज्य कब घोषित किया गया था? तो कब घोषित किया गया था? 1950 को, 1950 को जो है तो घोषित किया गया था। अब देखो, ये जो सिक्किम है ये भारत का राज्य बना कब? तो इसके पीछे थोड़ी सी स्टोरी है, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले सिक्किम जो है तो 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में, 1974 में। और जब 35वां संविधान संशोधन 1974 हुआ तो सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। उसके बाद जाकर के 36वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? 1975 में। तब जाकर के ये सिक्किम को जो है तो भारत का एक राज्य बनाया गया था, यानी कि इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। और राज्य का दर्जा तब जब दिया गया तो यह कितने नंबर का राज्य बना था? तो यह 22वें नंबर का राज्य बना था। ये भी आपको पॉइंट यहाँ से बिल्कुल नोट रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 31 है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो भारत विश्व का कितने नंबर का सबसे बड़ा देश है? तो देखो, मैं यहाँ पर आपको सीक्वेंस वाइज बता देता हूँ। सबसे पहले जो है तो रूस आता है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। उसके बाद आता है कनाडा, उसके बाद आता है यूएसए, उसके बाद आता है चाइना, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद जाकर के कौन आता है? तो वो आता है इंडिया, यानी कि भारत। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत कितने नंबर पर है? तो वो है 7वें नंबर पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 7वें नंबर पर ऑप्शन सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज अबाउट। तो भारत की तट रेखा है लगभग। अब देखो, ये क्वेश्चन किस तरह से घुमाकर पूछा जाता है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो देखो, अगर मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई पूछा जाएगा तो वो हो जाएगी 6100 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, यहाँ पर सिंपली पूछा गया है कि भारत की तट रेखा है लगभग, तो वो जो हो जाती है 7500 किलोमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न कैसे पैदा होता है? जो हमारी मुख्य भूमि है, तो मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी हो गई? 6100 किलोमीटर। लेकिन आप सभी को पता है कि हमारे द्वीप भी बहुत सारे हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप है, उसके बाद कुछ और भी हैं। तो उन सभी को मिलाकर के हमारी जो है तो तट रेखा की लंबाई कितनी हो जाती है? 7500 किलोमीटर। अगर मैं एग्जैक्ट बताऊँ तो 7516 किलोमीटर हो जाती है। ओके, तो ये भी आपको पॉइंट्स यहाँ से नोट रखने हैं। अच्छा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई कितनी है? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, द रीजन विच इज़ अ वाटर डिवाइड बिटवीन द गंगा एंड द इंडस रिवर सिस्टम इज। तो गंगा और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जल विभाजन का है? तो वो है अम्बाला। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जल विभाजन क्षेत्र होता क्या है? देखो, जल विभाजन क्षेत्र जैसे कोई भी ऊंचा क्षेत्र हो गया, जैसे पहाड़ या फिर ऊपर की ओर हो गया, तो जो दो जल निकासी होते हैं, दो जल निकासी, ओके, तो दो जल निकासी घाटियों को जो अलग करता है, तो इस तरह की ऊपरी भूमि को जल विभाजन के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया था गंगा और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जल विभाजन का है? तो वो है अम्बाला। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, लोकटक इज़, तो लोकटक है एक झील। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है लोकटक। अच्छा, लोकटक झील पड़ती कहाँ पर है, किस स्टेट में पड़ती है? तो ये पड़ती है मणिपुर स्टेट में। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। अच्छा, माजुली द्वीप आपने बहुत बार सुना हुआ है। माजुली आइलैंड कहाँ पर है? तो देखो, यह असम में स्थित है। कहाँ पर? असम में यह स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो है माजुली द्वीप, जो कि कहाँ पर है? वो है असम में। अच्छा, माजुली का अर्थ होता क्या है ये आप सभी को पता होगा। देखो, माजुली का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। अब दो नदियों के बीच की भूमि मैंने आपको कह दिया, तो दो नदियाँ, जैसे ये माजुली द्वीप है तो दो नदियाँ यहाँ से बहती हैं, तो वो दो नदियाँ कौन सी हैं? तो दो नदियाँ हैं, दक्षिण में आती है ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, और उत्तर में आती है सुबनसिरी नदी, सुबनसिरी नदी। तो ये आपको पॉइंट नोट रखना है। ये जो माजुली द्वीप है, इसके उत्तर में कौन सी नदी है? तो उत्तर में है सुबनसिरी नदी, और दक्षिण में कौन सी है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ये आपको पॉइंट यहाँ से बिल्कुल नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 35 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर फ्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल इंडिया एंड ज्वाइन यमुना गंगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य भारत से बहती है और यमुना गंगा को जोड़ती है? तो वो है बेतवा नदी। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, बेतवा नदी बहती कहाँ से है, यानी कि यह निकलती कहाँ से? तो यह विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है, और कहाँ पर मिलती है? तो यह यमुना नदी में मिल जाती है। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वेयर इज
नाथप्पा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? तो कहाँ पर नाथप्पा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट स्थित है? आप सभी को पता है कि यह हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नाथप्पा झाकड़ी से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, नाथप्पा झाकड़ी है कहाँ पर? तो यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। और यह किस नदी पर निर्मित है? तो यह सतलुज नदी पर निर्मित है। कितने मेगावाट की यह टोटल परियोजना है? तो 1500 मेगावाट की यह टोटल परियोजना है। अच्छा, ये जो नाथप्पा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट है यह कब से बनना शुरू हुआ था, यानी कि इसका निर्माण कार्य कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1993 से इसका निर्माण कार्य जो है तो प्रारंभ हुआ था। और कब यह जाकर के बना था? तो 2004 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था। अच्छा, इसको एग्जीक्यूट कौन सी एजेंसी करती है? नाथप्पा झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ये आपको पॉइंट बिल्कुल यहाँ से सारे के सारे नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच डज नॉट अफेक्ट इंडियन क्लाइमेट? तो कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो देखो मैं आपको पहले ही बता दूं कि भारत की जलवायु को मानसून, ओशन करंट, प्रॉक्सिमिटी टू इक्वेटर, एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन ओशन, ये सारे के सारे वैसे प्रभावित करते हैं। लेकिन यहाँ पर तुलना के मामले में अगर पूछा जाए कि कौन सा जो है तो कम प्रभावित करता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ओशन करंट्स। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो तुलना के मामले में अगर बात की जाएगी तो ओशन करंट जो है तो भारत की जलवायु को कम प्रभावित करता है। ये आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कोस्ट ऑफ इंडिया इज मोस्ट अफेक्टेड बाई वायलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? तो भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित होता है? अब देखो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बेसिकली आते कहाँ पर है इंडिया में, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो ये है इंडिया का साउथ वाला पार्ट, और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, ये है पूरा का पूरा अरब सागर। अब देखो आप सभी को पता है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर आएंगे, तो वो ऑब्वियसली बंगाल की खाड़ी की साइड आएंगे। अब देखो ऑप्शन ए में क्या देख करके रखा है, मालाबार तट। मालाबार तट है कहाँ पर? तो यह है केरल में, यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र तट कहाँ पर है? तो वो है आंध्र प्रदेश, यानी कि ये हो गया इस साइड, यानी कि यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद ऑप्शन सी में देखो कोंकण तट। कोंकण तट भी गोवा साइड है, तो ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद है गुजरात, और गुजरात में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन मैं इसको मान के चलूँगा माइंड बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको पता होगा तो आपको आसानी से टिक कर दोगे। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंध्र तट पर जो है तो सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये बेसिकली कहाँ पर आते हैं, मैंने आपको बता दिया कि ये भारत के पूर्वी तट पर आते हैं, भारत के पूर्वी तटों पर। अब वो पूर्वी तट कौन कौन से हैं? एक तो आपको पता चल गया आंध्र तट। उसके बाद कौन से तट हैं? तो एक तो आ जाएगा हमारे पास कोरोमंडल तट, और एक आ जाएगा चोलामंडलम तट। तो ये कुछ बेसिक से एग्जाम्पल्स हैं, ये भी आपको यहाँ पर नोट रखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 39 है। द अनदर नेम ऑफ एसिड और एल्कलाइन सॉइल इज? तो अम्ल और क्षारीय मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो वो है कल्लर। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कल्लर। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो एक तो होती है अम्लीय मृदा और एक होती है क्षारीय मृदा। अच्छा, अम्लीय मृदा क्या होती है और क्षारीय मृदा क्या होती है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। तो देखो अम्लीय मृदा कौन सी होती है? देखो हाइड्रोजन आयंस की मात्रा जिस मिट्टी में अधिक होगी तो वो कौन सी मिट्टी होगी? तो वो होगी अम्लीय मृदा। और पोटाशियम और एक तो हो गया पोटाशियम और सोडियम। तो पोटाशियम और सोडियम एनियंस की मात्रा अगर जिस मिट्टी में अधिक होगी तो उस मिट्टी को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा। देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एक तो होती है अम्लीय मृदा, एक होती है क्षारीय मृदा। अम्लीय मृदा किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन आयंस की मात्रा अगर मिट्टी में अधिक होगी तो उसको कहा जाएगा अम्लीय मृदा। और क्षारीय मृदा किसको कहा जाएगा? पोटाशियम और सोडियम एनियंस की मात्रा अगर मिट्टी में अधिक होगी तो उस मिट्टी को क्षारीय मृदा कहा जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में स्थित है। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, असम में एक और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है, ये भी आपको नोट रखना है। अच्छा, पेरियार कहाँ पर है? पेरियार कहाँ पर है? तो ये केरल में स्थित है। अच्छा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। ये भी कुछ बेसिक से हैं, ये भी आपको नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन, द बेस्ट क्वालिटी कोल इज? तो सर्वोत्तम गुणवत्ता का कोयला कौन सा है? अब देखो कोयले के 4 टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन सारे के सारे ऑप्शन में दे करके रखे हैं, लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। अच्छा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? तो वो होता है एंथ्रेसाइट। और सेकंड नंबर पर यानी कि उससे कम कौन सा होता है? तो वो होता है बिटुमिनस। उसके बाद आता है लिग्नाइट और उसके बाद आता है पीट। यानी कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा है? तो वो है एंथ्रेसाइट। ऑप्शन डी यहाँ पर सॉरी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जाता है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंथ्रेसाइट कोयला भारत में कहाँ पर पाया जाता है? तो यह जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और जम्मू कश्मीर में बेसिकली कहाँ पर? कारगिल के एक क्षेत्र में पाया जाता है। अच्छा, बिटुमिनस प्रकार का कोयला जो है तो भारत में कहाँ पर पाया जाता है? तो यह छोटा नागपुर एरिया में पाया जाता है। और हाँ याद रखना कि भारत में सर्वाधिक
प्रकार का कोयला कौन सा है, तो वो है बिटुमिनस प्रकार का कोयला। और ऑप्शन ए देखो लिग्नाइट प्रकार का कोयला। ये आपसे क्वेश्चन अभी फिलहाल जो है तो हमीरपुर बोर्ड के ही एग्जाम में पूछा गया था कि लिग्नाइट प्रकार का कोयला भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो भारत में यह तमिलनाडु के नैवेली क्षेत्र में पाया जाता है। और पीट प्रकार का कोयला कहाँ पर मिलता है, तो यह दलदली क्षेत्रों में मिलता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, तो भारत की सबसे प्रमुख यूरेनियम खदान कहाँ पर स्थित है, तो यह है जादूगोड़ा में। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब जादूगोड़ा कहाँ पर पड़ता है, तो यह झारखंड के सिंहभूमि जिले में पड़ता है। अच्छा, भारत की पहली यूरेनियम खदान कौन सी थी, तो ऑब्वियसली यही थी जादूगोड़ा की खदान। अच्छा, इस जादूगोड़ा खदान में काम करना जो है तो कब शुरू किया गया था, तो 1967 में इसमें पहली बार काम करना शुरू किया गया था। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखो भारत में जो है तो परमाणु रिएक्टर को बिजली देने के लिए यह खदान कच्चे माल का देखो कच्चे माल का देखो 25% अकेले जो है तो प्रदान करती है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये खदान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखनी है। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।